नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली ने मौसम का लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में वृद्धि हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि ईरान पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया था। इसके साथ ही लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत भी मिली। इससे पहले लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। हल्की बारिश से लोगों को बहुत राहत मिली है। इससे पहले गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। मौसम के करवट लेते ही लोगों को राहत महसूस हुई है। तो वहीं मौसम विभाग ने दावा किया है कि जून में इस बार औसत से कम वर्षा होगी और मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। दिल्ली एनसीआर के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश के आसार हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और दिल्ली में आज फिर से बारिश की संभावना जताई गई है, किस तरीके से मौसम आज बना हुआ है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर पूरे हैं कि तो उत्तर भारत के अंदर अब मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि अगले 2 दिनों के अंदर हल्की बारिश होने की बिल्कुल अनुमान जताए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली एनसीआर के अंदर तो लगातार कहीं ना कहीं भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। रविवार की बात करें कल की, तो कल जिस तरीके से थोड़ा बहुत मौसम जो है सुहाना हुआ, क्योंकि हल्की फुल्की जो बारिश थी वो सुबह के टाइम पर देखने को मिली। मगर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर दोबारा से कहीं ना कहीं धूप जो गर्मी थी उसका सितम जो है वो लोगों को झेलना पड़ा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब मौसम विभाग की तरफ से और खुद डॉक्टर नरेश कुमार की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर कहते हैं हरियाणा हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो या फिर कहीं और राज्य हो, सभी जगह पर कहीं ना कहीं बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। मगर इस बारिश के बाद कहीं ना कहीं फिर दोबारा से कहीं ना कहीं गर्मी का सितम जो है वो लोगों को झेलना पड़ सकता है। और मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है अगले 2 दिनों के लिए हल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है, मगर कहीं ना कहीं जो बारिश है वो बहुत ज्यादा औसतन कम देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अभी भी गर्मी का जैसे सितम है वो देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, रुक रुक कर ये बारिश हो रही है, आज भी बारिश की संभावना है। किस तरीके के कह सकते हैं कि पूरी संभावनाएं या फिर पूरी तैयारियां दिल्ली पुलिस की है, क्योंकि बारिश के बाद लगातार जो सड़कें लबालब पानी से दिखती हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि 2 दिनों के लिए कहीं ना कहीं हल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। और मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है, तो अभी भी कहीं ना कहीं आज सोमवार है, तो आज भी कहीं ना कहीं मौसम जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बारिश का बना हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। मगर यही मौसम जो है अगर सारे दिन बना रहता तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और ज्यादा राहत मिलती नजर आएगी। मगर यहाँ पर गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश जरूर देखने को मिल सकती है, मगर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं तापमान में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बारिश जब होती है, जब कहीं ना कहीं जो अंडर पास है या फिर कहें जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं पानी से भर जाती है, जिसकी वजह से कि ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनती है। मगर निगम प्रशासन की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से भी लागत दावे किए जा रहे हैं कि मौसम जिस तरीके से बारिश आएगी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। मगर अभी तक जो इंतजाम है वो लगातार देखने को नहीं मिल रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर जिस तरीके से मौसम विभाग ने अब 2 दिनों के लिए बारिश बताई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिलती नजर आएगी। जी, लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी, इसमें लोगों का कहना क्या कुछ है, क्योंकि मौसम सुहावना हो चला है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जून का महीना है और अभी भी जो मौसम है वो इस कदर बना हुआ है कि ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है।
देखिए, यहाँ पर बात करें जून जुलाई की गर्मी की, तो सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। दिल्ली एनसीआर के अंदर भी सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। मगर अब जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों के लिए कहीं ना कहीं हल्की बारिश बताई गई है, अगर ये बारिश लगातार कंटिन्यू रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा राहत मिलती नजर आएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मौसम की बात करें तो मौसम कहीं ना कहीं करवट जो बदल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां भी बनती नजर आ रही है। खांसी जुकाम की बात करें या हल्के फीवर की बात करें या फिर डेंगू मलेरिया की मच्छरों की बात करें, वो भी लगातार पनपते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से किसके निगम प्रशासन की तरफ से दवाइयों का छिड़कने का जो प्रक्रिया है, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने थोड़ी राहत जरूर देने की कोशिश की है, कि यहाँ तक ये बताया गया है कि अगले 2 दिनों के लिए हल्की बारिश हो सकती है। और आज भी मौसम जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बारिश का सा बना हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है। और यही राहत सिर्फ 2 दिनों के लिए रह सकती है, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मौसम जो है वो करवट ले सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर स्तर पर रणनीति बना रही है। एक तरफ की जा रही लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने कई स्तर पर तैयारी की है, तो अब मौजूदा सांसद हैं उनके बारे में ईगो अपनी जांच कराने का फैसला लिया है। इस जांच और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही उन्हें टिकट दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर अन्य संगठनों से भी रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं उनके कामकाज और जनता में उनकी लोकप्रियता के आधार पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उन्हें धरातल पर उतारने में कौन कौन से सांसद सफल हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ऐसी तमाम जानकारी को लेकर बीजेपी ने सांसदों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का फैसला लिया है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के अलावा सहयोगी दलों के सांसदों के बारे में भी पड़ताल करने का फैसला लिया है, जिससे 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट दिया जा सके। इसके साथ ही 14 लोकसभा क्षेत्रों में नेताओं के बारे में भी फीडबैक जुटाने का फैसला लिया गया है। जिन्हें पूर्व में प्रत्याशी बनाया गया था, उसे जिले से संबंधित अन्य नेता उनके जाति समीकरण को देखते हुए उनकी उम्मीदवार बनाए जाने पर चुनाव की स्थिति क्या रहेगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर उन नेताओं को टिकट दिया जाता है। तो क्या स्थिति होने वाली है, ऐसे में तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का काम जारी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के चुनावों की रणनीति बनाने में जुट गई है और 2024 की तैयारी बीजेपी पूरे तरीके से कर रही है। यही कारण है कि अब बीजेपी ने लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। कई स्तर पर तैयारी के बीच ये रणनीति बनाई गई है कि जितने भी सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा कि कितनी सरकारी योजनाओं को उन्होंने जनता तक पहुंचाया और जमीन पर उतारने में सफल हुए हैं। ये तमाम जानकारी लेकर सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा और जिसकी लोकप्रियता लोगों में अच्छी होगी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी, उसे ही टिकट दी जाएगी। इस तरीके से निर्णय जो है वो लिया गया है। आपको बता दें कि कल से टिफिन पर चर्चा की भी शुरुआत हुई है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। अब ऐसे में बीजेपी पूरे तरीके से रणनीति बना रही है कि 24 के चुनावों में किस तरीके से सफलता हासिल की जाए। बीजेपी के तमाम नेता जाति समीकरणों को देखते हुए उम्मीदवार बनाए जाने पर फोकस कर रहे हैं और अपने अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही उनको अब टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें कि गोपनीय ये जांच रखी जाएगी और बीजेपी खुद जो है वो एक समिति गठित करेगी और वही समिति ये तैयारी करेगी और ये देखेगी कि किस सांसद की परफॉर्मेंस कैसी है और जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी उसे ही इस बार टिकट दिया जाएगा। यानी कि कामकाज के बदौलत ही इस बार टिकट उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम सांसदों को मिलने वाला है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, 2024 की तैयारियां बीजेपी पूर्ण रूप से कर रही है और तैयारियों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। अब इस बीच सांसदों के रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, 24 का चुनाव नजदीक है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर तरह से अपनी रणनीति अपनाना चाहती है। और इस बार जो सांसद है 2019 में जो बीजेपी के सांसद चुने गए थे, उनके गुपचुप तरीके से ये कहा जाता है कि सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बनाएगी। जो मौजूदा सांसद है उनकी कार्यप्रणाली और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्होंने उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक कितना पहुंचाया, इन सब की भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं उन सांसदों को टिकट देने का काम किया जाएगा। तो वहीं बात की जाए तो दूसरे पार्टियों की भी, और दूसरे पार्टियों की जो नेता है जिनको लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने साथ या तो विलय कर सकती है या तो अपनी ओर ज्वाइनिंग करा सकती है, तो इन सब को लेकर भी चर्चा हो सकती है और उनका भी पूरी तरह से आधार बनाया जाएगा, पूरी तरह से रिपोर्ट बनाई जाएगी। और ये कहा जाता है कि 2024 के चुनाव में जो रणनीति है वो अलग अलग रणनीतियां है। महाअभियान चल रहा है बीजेपी का और कहीं ना कहीं 30 जून तक ये अभियान चलेगा और इसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि 24 की पूरी तरह से रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। और जो मौजूदा सांसद है उनकी पूरी तरह से उनके जो संसदीय क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से सर्वे कराया जाएगा, वो भी गुपचुप तरीके से। उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट तैयार करने के बाद रिपोर्ट सेंट्रल को भेजी जाएगी, कह सकते हैं कि केंद्र को भेजी जाएगी। और केंद्र को भेजने के बाद जब 2024 का चुनाव नजदीक आएगा और चुनाव के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया और किसकी छवि अच्छी है, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और 2019 में जो 14 लोकसभा की सीटें हारी थी बीजेपी, उन लोकसभा सीटों के पर भी जो कह सकते हैं कि दूसरी पार्टी के या कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के, बहुजन के जो सांसद है उनकी भी पूरी तरह से रिपोर्ट मंगाई जाएगी, उनका भी सर्वे कराया जाएगा, उनकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी और उन्हीं के आधार पर लोकसभा चुनाव में अपनी ओर या तो विलय करने की बात करी जाएगी अगर वो किसी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी से, या तो वो कह सकते हैं कि अपनी ओर लाने के लिए, पार्टी ज्वाइन कराने के लिए पूरी तरह से पुरजोर बीजेपी कोशिश करेगी। और हर स्तर से बीजेपी तैयार है, सर्वे से लेकर अपने सांसदों से लेकर दूसरे के सांसद, दूसरे पार्टी के जो सांसद है उनका भी सर्वे कराया जाएगा और उसी आधार पर लोकसभा 2024 में टिकट देने का काम किया जाएगा। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी चीजें रखी है, कई ऐसी बातें रखी है, कई ऐसे निर्णय आप कह सकते हैं जिन्होंने एंटी इनकम्बेंसी बनाने का काम किया है उत्तर प्रदेश में। कुछ जो थोड़ी बहुत बातें रखी है उसको सुधारने के लिए बीजेपी क्या करेगी? देखिए, बात की जाए तो सबसे पहले बात की एंटी इनकम्बेंसी की, वो पूरी तरह से सुधारने की पूरी तरह से कोशिश, क्योंकि 2019 में जिस तरह से 14 सीटें उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें वो बीजेपी के हाथ से चली गई थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, गठबंधन में 14 सीटें बीजेपी के पक्ष में चली गई थी और कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चली गई थी। तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई भी चांस नहीं लेना चाहती इस बार और उत्तर प्रदेश में 80 का 80 के जो टारगेट है वो बीजेपी पूरा करना चाहती है कि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की है, उन सीटों को अपनी ओर खींचने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। चाहे वो कह सकते हैं कि एक तरह से बात जो सामने की साम दाम दंड भेद उन सब की पूरी तरह से प्रक्रिया अपनाने की बात की जाएगी और बीजेपी की जो कह सकते हैं जहां छवि खराब है उनमें पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि उस छवि को सही किया जाए। महाअभियान चल रहा है, सांसद अब चाय पे चर्चा ना करके टिफिन पर चर्चा करेंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी कहीं ना कहीं प्रवास पर है और ज्यादा से ज्यादा रणनीतियां बनाकर कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनको और अपनी ओर किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के स्तर से सबसे बड़ा राज्य है और ज्यादा से ज्यादा सीटें लोकसभा की यहाँ पर है। तो उन सीटों को अपनी ओर जो कोशिश, क्योंकि नगर निगम में 17 जो मेयर की सीटें थी वो पूरी और अपनी ओर क्लीन स्वीप मारकर बीजेपी ने अपने पक्ष में कर लिया है। तो क्षेत्रीय से लेकर आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, प्रभारी होंगे, उन सब से गुपचुप तरीके से रिपोर्ट मंगाई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर जो लोकसभा में टिकट बांटे जाएंगे, सांसदों को जो टिकट बांटी जाएंगे वो उसी आधार पर बांटी जाएंगी कि कितनी जो मौजूदा विधायक है, कितनी कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की वो जनता तक कितनी पहुंची, कितने लाभार्थी हुए, क्या क्या विकास किया, ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बनाने के बाद एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी सांसदों का और उसी आधार पर टिकट भी बांटी जाएंगे कि पुराने सांसदों को टिकट दी जाए या नहीं दी जाए, कितनी छवि अच्छी है, क्योंकि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी और ज्यादा से ज्यादा सीटें की कोशिश कर रही है कि विपक्ष जहां एक तरफ पूरी तरह से अपनी छोटी छोटी पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को लेकर अपने साथ
पूरा एक गठबंधन तैयार कर रहा है, तो उनसे लड़ने के लिए बीजेपी भी ये डर कहा सकता है बीजेपी का। बीजेपी भी पूरी तरह से कोशिश करे कि किसी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा सीटें न जाए, क्योंकि 14 सीटें को नुकसान हुआ था। उन 14 सीटों पर भी पूरी तरह से मंथन किया जा रहा है। और अभी हाल में ही बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई थी। बैठक में जानने की कोशिश की कि आखिरकार वजह क्या रही, क्यों चुनाव हारे थे लोकसभा चुनाव का। ये 14 जो सीटें हैं वो आखिर बीजेपी के पक्ष से क्यों चली गई। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बलबीर सिंह सिद्धू आज विजिलेंस के सामने पेश हो सकते हैं। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उन्हें समन दिया है। बलबीर सिंह सिद्धू जो पूर्व विधायक हैं वो आज पेश हो सकते हैं विजिलेंस के सामने। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उनको नोटिस दिया है। पहले भी वो विजिलेंस के सामने पेश हो चुके हैं और लगभग 6 से 7 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। इससे पहले जब उन्हें समन दिया गया था तब वो पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद दोबारा उन्हें समन दिया गया और आज वो पेश हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस के सामने पेश होंगे बलबीर सिंह सिद्धू। आय से अधिक संपत्ति के मामला जो है उन पर, इसको लेकर विजिलेंस ने उन्हें समन दिया है। पहले भी वो विजिलेंस के सामने पेश हो चुके हैं और जब वो पहले पेश हुए थे तब उस समय उनसे लगभग 6 से 7 घंटे के करीब पूछताछ हुई थी। ऐसे में आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि विजिलेंस के सामने पेश होंगे या नहीं, इस पर निर्णय क्या लेंगे बलबीर सिंह सिद्धू, यह देखने वाली बात होगी। और इसके बाद अगर वो पेश होते हैं तो किस तरीके के, कितने समय तक उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि लंबी फहरिस्त विजिलेंस के पास है उनसे सवालात की। सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे, लंबी फहरिस्त है विजिलेंस के पास जो सवाल उनसे पूछे जाने हैं उसको लेकर। तो आज अब जब बलबीर सिंह सिद्धू पेश होंगे या नहीं ये देखना होगा। हालांकि सम्मान आज के लिए विजिलेंस ने उन्हें दिया है। तो आपको बता दें कि बलबीर सिंह सिद्धू आज विजिलेंस के सामने पेश हो सकते हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उन्हें समन दिया है। पहले भी वो विजिलेंस के सामने पेश हो चुके हैं और जब वो पहले पेश हुए थे तो लगभग 6 से 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। इस बार भी विजिलेंस के बाद लंबी फहरिस्त है विजिलेंस के पास सवालात की जो उनसे पूछे जाने हैं। इसमें देखना होगा कि क्या आज पेश होंगे बलबीर सिंह सिद्धू विजिलेंस के सामने या नहीं। बलबीर सिंह सिद्धू आज विजिलेंस के सामने पेश हो सकते हैं। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उन्हें समन दिया है। पहले भी वो विजिलेंस के सामने पेश हो चुके हैं जिसमें 6 से 7 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? बलबीर सिंह सिद्धू आज विजिलेंस के सामने पेश हो सकते हैं, होंगे या नहीं, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, अगर मुस्कान बता दें तो आज जो है विजिलेंस के सामने जो है पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। हालांकि अभी सिद्धू की तरफ से अभी जो है बलबीर सिंह सिद्धू की तरफ से जो है फिलहाल कुछ भी बात नहीं कही गई है कि वह विजिलेंस के सामने
जो है पेश होंगे या नहीं। हालांकि पहले देखा गया था कि बीती शुक्रवार को जब जो बलबीर सिंह सिद्धू को जो है बुलाया गया था, तलब किया गया था, तो उसके चलते बलबीर सिंह सिद्धू जो है वो पहुंचे थे। हालांकि गजेंद्र शेखावत जो है जो केंद्र मंत्री है वो मोहाली में मौजूद थे, जिसके चलते वो वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि आज देखा जाए तो आज जो उनको तारीख है, जो शुक्रवार को 5 तारीख दे दी गई थी, तो आज जो है 5 तारीख है, तो कहीं ना कहीं आज प्रेस के सामने जो है बलबीर सिंह सिद्धू साहब का सेहत मंत्री जो है वो जरूर पेश हो सकते हैं। हालांकि ये देखा जाए तो जरूर आमदन से ज्यादा जो है जायदाद का मामला जो सामने आया था, जिसके चलते उनको जो है विजिलेंस ने तलब किया था। जी संदीप, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें सम्मन दिया गया है विजिलेंस के द्वारा। इससे पहले जब उन्हें सम्मन दिया गया था तब उन्होंने कोई ना कोई हवाला देकर सम्मन को टाल दिया था, लेकिन आज जो है उनको फिर से सम्मन दिया गया है। बिल्कुल, अगर मुस्कान देखा जाए तो दोबारा से फिर उनको जो है विजिलेंस ने तलब किया है और 5 तारीख का जो समय दिया गया, तो आज 5 तारीख है, जिसके चलते आज बलबीर सिंह सिद्धू जो है वो हाजिर हो सकते हैं और सुबह 10 बजे समय जो है उनको दिया गया है। सुबह 10 बजे जो है विजिलेंस के सामने जरूर जो है होते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ सवाल है विजिलेंस के पास जो पूछने हैं विजिलेंस को? देखिए, उसका सवाल वही है कि जायदाद जो है वो कैसे बनी, क्योंकि मोहाली में काफी जायदाद जो है वो देखी जा रही है बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री की। हालांकि अगर देखा जाए तो जब मंत्री बने हैं, मंत्री बनने के बाद एक खुद की जो है घर भी बनाया है, कोठी भी बनाई है, उसका भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और लग्जरी गाड़ी जो है उसके पास जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि तमाम जो है सवाल जो है विजिलेंस के रहेंगे और जिसके चलते आज पूछताछ अगर होती है तो 7 से 8 घंटे जो है जरूर पूछताछ जो है अगर देखा जाए तो हो सकती है। हालांकि पिछले समय भी यही देखा गया था कि बलबीर सिंह सिद्धू सुबह 11 बजे आए थे और शाम को 6:30 के करीब जो है उनको ब्यूरो ने जो है तारीख किया था और पूछताछ जो है लगातार करती हुई नजर आई। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगनमान ने शनिवार को खरड़ शहर के विभिन्न वार्डों के लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके से ही समाधान किया। इसके अलावा शेष समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मंत्री द्वारा खरड़ शहर में तेजी से करवाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि खरड़ के लोगों की समस्याओं के समाधान और यहां के विकास के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से काफी तेजी लाई गई है। मंत्री ने कहा कि खरड़ शहर में बारिश के पानी के निकासी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खरड़ शहर को नहरी पानी मुहैया कराने का प्रोजेक्ट जोरों पर चल रहा है और बहुत जल्द खरड़ शहर के जोन ए में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसी के साथ उन्होंने खरड़ शहर में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि खरड़ शहर में 6 ट्यूबवेल जो कि पिछले 3 साल में जनरेटर से चल रहे हैं, इन ट्यूबवेल के लिए बिजली के कनेक्शन भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब की कैबिनेट मंत्री अनमोल गगनमान जिन्होंने जो खरड़ पहुंची और खरड़ में उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना। शहर के अलग अलग वार्डों में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और तमाम समस्याओं का मौके से ही निपटारा किया। कुछ ऐसी समस्याएं रही जिनका निपटारा नहीं हो सका तो उनको अधिकारियों को भेज दिया गया है ताकि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से अनमोल गगनमान खरड़ पहुंची और यहां पहुंचकर उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना, क्या कुछ अहम जानकारी?
बिल्कुल, अगर कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान की बात की जाए तो खरड़ हल्के में वो पहुंची और उन्होंने वहां के लोगों की जो है समस्याएं सुनी। मेन समस्या सीवर की थी, पानी की थी, जिस समस्याओं को जो है वहां पर ऑन द स्पॉट जो है सुलझाया गया। वहां पर उनके साथ एसडीएम जो थे वहां के मौजूद थे, लोकल काउंसलर जो थे वो भी वहां पे मौजूद थे, क्योंकि पिछले लंबे अरसे की अगर बात की जाए तो खरड़ के लोगों को जो है जिस तरह सीवरेज की जो है उसकी समस्या आ रही है और पानी की समस्या आ रही है, क्योंकि वहां पे जो पहले 5 ट्यूबवेल थे और 5 ट्यूबवेल जो है वो जनरेटर से जो है उनको बिजली दी जाती थी। अब उसको भी लेके जो है काम किया गया कि अब जो है बिजली जो है उनको प्रॉपर समय पे जो है वो दी जाएगी, मीटर लगाए गए हैं और आने वाले समय में जो है 5 जो ट्यूबवेल्स हैं वो और लगाने की जो है बात की गई है। क्या कुछ समस्याएं लोगों की रही जो लोगों ने कैबिनेट मंत्रियों के सामने रखी? बिल्कुल, मेन समस्या की अगर बात की जाए, जिस तरह से बारिश बीते दिनों में भी हुई और आने वाले समय में भी जिस तरह से बारिशें होती हैं तो वहां पर पानी भर जाता था, उसको लेके भी जो है लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। अन्य और जो थी डॉग्स की समस्या थी वो भी रखी। कई जो है समस्याएं जो हैं जो थी लोकल एरिया की जो थी वो उन्होंने अनमोल गगन मान के सामने जो मंत्री हैं उनके सामने रखी और उन्होंने बताया कि साथ ही में अगर जो वहां पर जो पुल है जो वहां पर जो बनाया गया है उसको भी जो है अच्छे तरीके से जो है सुंदर किया जाएगा। और शहर की भी उन्होंने बात की, जगह जगह जो है फूलों के बूटे जो है वहां पर लगाए जाएंगे, क्योंकि शहर को सुंदर बनाने की जो है बात जो है अनमोल गगन मान द्वारा की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर आज चंडीगढ़ में एक अहम बैठक होनी है। बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी के भविष्य और स्वरूप को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे चंडीगढ़ यूटी सचिवालय में होगी। दरअसल पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा अपने राज्य के कॉलेज के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता देने की मांग कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें हरियाणा के कॉलेजों को भी मान्यता मिलनी चाहिए, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि पंजाब किसी तरह की भागीदारी के पक्ष में नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है और हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। 1 जून को चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में भी पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बैठक कर चुके हैं। इसके बाद आज सभी पक्षकारों के साथ इस मुद्दे पर बैठक होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोहरा हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, जिस तरीके से पीयू को लेकर आज चंडीगढ़ में बैठक होनी है, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान, मनोहर लाल, साथ ही साथ बनवारी लाल शामिल होने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, पंजाब हरियाणा और राज्यपाल के बीच में जो आज फिर से बैठक होने की, हालांकि इससे पहले भी एक बैठक जो है तीनों के बीच में हो चुकी है, आला अधिकारी भी बीच में मौजूद थे। मामला यह है कि जो हरियाणा के कॉलेज हैं उनको पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त देना, तो हरियाणा लगातार अधिकार जता रहा है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी में पहला हमारा 20% का हिस्सा होता था, अब फिर से दोबारा से जो है उसको फिर रिन्यू किया जाए। तो जो वित्तीय घाटा है जो पंजाब यूनिवर्सिटी का चल रहा है, उसको देखते हुए पंजाब भी कहता है कि पंजाब जो यूनिवर्सिटी है वो पंजाबियों का हक है, पंजाबी विरासत है, तो किसी भी कीमत पर पंजाब का हक हम किसी दूसरे राज्य को नहीं दे सकते। पर इसी बीच मध्यस्थता करते हुए बनवारी लाल पुरोहित जो राज्यपाल हैं पंजाब हरियाणा के, उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन है वो सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पंजाब को हरियाणा के कॉलेजों को मान्यता प्राप्त देना चाहिए। अब देखना होगा, एक दूसरी दौर की बैठक है, उसमें क्या निकल के आता है। क्या पंजाब मानता है हरियाणा को कॉलेजों को मान्यता प्राप्त देने में, कोई हिस्सेदारी देने में अड़चन तो नहीं करता, पर कहीं ना कहीं पंजाब जो है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, वो किसी भी हालत में या किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का बीच बचाव हो। मुस्कान। विजय, जिस तरीके से ये बैठक आज होनी है, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं, पक्षकार भी आज इसमें शामिल होने जा रहे हैं, दोनों सीएम और बनवारी लाल के अलावा कौन कौन शामिल हो सकता है? तो बिल्कुल, जो एजुकेशन के तहत जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, जो वित्तीय घाटा फाइनेंस के लोग होंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी लगातार वित्तीय घाटे से जूझ रही है। इसी को देखते हुए बनवारी लाल पुरोहित ने भी कहा था, क्योंकि 60% का जो इसका बजट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो केंद्र सरकार वहन करती है और
40% जो फंड है वो पंजाब सरकार वहन करती है। इसको देखते हुए बनवारी लाल पुरोहित का भी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत हुई थी मीडिया से रूबरू, तो उन्होंने कहा था कि पंजाब को हरियाणा के कॉलेजों को जो है मान्यता प्राप्त देनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा भी जो है 20% का पहले जो भागीदारी था उसको दोबारा से भागीदार बनाना चाहिए ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी वित्तीय घाटे से निकल सके। पर देखना ये होगा भी अब पंजाब क्या करता है। पंजाब अपने स्टैंड पे अड़ा हुआ है, पर हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो अधिकार पंजाब का है, वो किसी भी तरीके से किसी भी और राज्य को नहीं देंगे, क्योंकि चंडीगढ़ जो है पंजाब के गाँवों को उजाड़ कर बनाया गया था। मुस्कान, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि उससे पहले लोकसभा चुनाव होंगे, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी रण में प्रतिद्वंदियों को मात देने की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक जोर शोर से जुटे हुए हैं और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का महाराष्ट्र के भावी सीएम के रूप में लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जगह जगह भावी मुख्यमंत्री लिखे पोस्टर दिखने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी भावी विधायक, पार्षद, सरपंच जैसे भावी नेताओं की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एनसीपी नेता अजित पवार, सांसद सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे का नाम भी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है और अब इसमें कांग्रेस नेता नाना पटोले का भी नाम शामिल हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का 5 जून को यानी आज जन्मदिन भी है। इसके चलते उन्हें जन्मदिन के बधाई देने के साथ साथ बैनर भंडारे में लगाए गए हैं। कई बैनरों पर नाना पटोले को भावी मुख्यमंत्री भी बताया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से भावी मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम नेताओं के पोस्टर लगते नजर आ रहे हैं और इसमें अब नाना पटोले का नाम शामिल हो चुका है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने जोरों से शुरू कर दिया है। ऐसे में बारी बारी से सभी दलों के नेताओं का जो है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर बैनर लगने लगा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र के जिले में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाना पटोले का जो है अब तस्वीर लगी है, जिसमें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बताया गया है और दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि दर्शकों ने जिस तरह से आज उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है उसमें भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जश्न मनाया जाएगा। इस तरह की जानकारियां जो है कांग्रेस के नेताओं ने दी है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेसी नेता जो है इस तरह से बैनर लगाकर जश्न मना रहे हैं, बल्कि शिवसेना की तरफ से भी अभी बीच में आदित्य ठाकरे का बैनर लगाया गया था। फिर एनसीपी की तरफ से अजित पवार का कई बार बैनर लगाया जा चुका है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर। जब ऐसे समय में बैनर लगाया गया था अजित पवार का, जब अजित पवार की अटकलें जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, तो कहीं न कहीं ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जिस तरह से महाराष्ट्र में आक्रामक रहते हैं, ऐसे में उनकी तस्वीरों का लगना जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखा जा रहा है, क्योंकि नाना पटोले खुद कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है अब धीरे धीरे जो है उनकी रुझान कांग्रेस में जुड़ती जा रही है और जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे वह भी कांग्रेस में लौट रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की ताकत कहीं कहीं बढ़ रही है। जी, जिस तरीके से नाना पटोले के नाम के पोस्टर लगे हैं, इससे पहले सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वहां भी कई भावी मुख्यमंत्री के नाम पर पोस्टर लगाए गए हैं, चाहे सुप्रिया सुले हो, आदित्य ठाकरे हो, तमाम जो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर इनको सामने रखा गया है। अब इसको लेकर किस तरीके से जो तमाम महाविकास अघाड़ी है वो कैसे इसको देख रहा है, क्योंकि तीनों ही पार्टियों के नेता जो है वो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए महाविकास अघाड़ी की तैयारियां जोरों पे है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार 9 साल बेमिसाल मोदी के तमाम जो है हर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, रोज नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, 9 साल बेमिसाल।
महाविकास आघाड़ी लोगों को संदेश दे रही है कि किस तरह से उनकी तैयारियां हैं। ऐसे में पिछले दिनों जिस तरह से आदित्य पवार का बैनर लगा, उसके बाद आदित्य ठाकरे का लगा, फिर सुप्रिया सुले का लगा, उसके बाद जो है अब कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले का लगा बैनर। तो ये नई बात नहीं है, इस तरह की चीजें अमूमन होती रहती है, लेकिन नाना पटोले का बैनर यह दर्शाता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है, एक नई उम्मीद है। इसी उम्मीद के चलते जो है लगातार कांग्रेसी एकजुट हुए हैं और एकजुटता का परिचय यह है कि आज नाना पटोले का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर इस तरह की तैयारियां दिखा रहे हैं और बैनर लगाकर लोगों को बता रहे हैं कि हमारी ताकत अब बढ़ रही है, आने वाले समय में हमारा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शिमला के साथ लगती पंचायतों में रविवार दोपहर करीब 3:15 पर हुई ओलावृष्टि से किसानों की बेमौसमी सब्जियों की फसलें तबाह हो गई है। तो वहीं राजधानी में भी हल्की बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ लगती पंचायतों में रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे ओलावृष्टि से किसानों की बेमौसमी सब्जियों की फसलें तबाह हो गई है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मशोबरा ब्लॉक की चम्याण, पटगैर और मल्याणा सहित आसपास के इलाकों में ओले बरसने से गोभी, फ्रांस बीन, शिमला मिर्च, टमाटर और खीरे की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। 3 बजे के बाद आसमान में काले बादल घिरे आए और करीब 25 मिनट तक लगातार ओलावृष्टि हुई। किसानों की आंखों के सामने खेतों में लगी फसल पर ओले कहर बनकर बरसे। ओलों से गोभी के पूरे पत्ते निकल गए और खेती में डंडे ही बचे। ओले का आकार इतना बड़ा था कि फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से ये ओलावृष्टि हुई है इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है और तमाम किसानों की सब्जियां जो है वो तबाह हो गई हैं। किस तरीके की स्थितियां इस समय बनी हैं? जी बिल्कुल, देखिए रविवार को जो है दोपहर बाद जो है ओलावृष्टि से किसानों की जो बेमौसम सब्जियां थी वो तबाह हो गई है। राजधानी शिमला के साथ लगती जो पंचायतें हैं मशोबरा ब्लॉक की चम्याना, पटगेर और मल्याना सहित आसपास के इलाकों में जो किसान थे उनकी गोभी, फ्रांस बीन, शिमला मिर्च, टमाटर और खीरे की फसल पूरी तरह तबाह हो गई है। और बताया जा रहा है कि 25 मिनट तक ये ओलावृष्टि हुई और किसानों के सामने खेतों में लगी सारी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई है। और इस पर जो हिमाचल किसान सभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, उन्होंने सरकार से मांग की है कि मुआवजे की दरों को भी सरकार बढ़ाए और कुछ राहत जो है किसानों को दे, क्योंकि ये जो ओलावृष्टि है इससे तमाम तरह की जो बेमौसमी सब्जियां किसानों ने लगाई थी, जो उनकी आमदनी का साधन थी, वो पूरी तरह तबाह हो गई है। और मुआवजे के नाम पर जो 1500 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार अभी दे रही है वो केवल नाम मात्र है। ऐसे में जो किसान है उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की बात उन्होंने कही है। वहीं अगर हम मौसम की बात करें, आने वाले दिनों में भी हिमाचल में कुछ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। 2 दिन तक अंदर चलने का अलर्ट जो है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के तरफ से जारी किया गया और साथ ही बताया गया है कि 8 जून तक जो है ऐसा ही मौसम यानी बारिश हो सकती है और 5 व 6 जून को हालांकि मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। लेकिन इसी दौरान जो अंदर चलने का येलो अलर्ट भी जो है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। जी, येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर किसानों की फसलें और भी तबाह हो सकती हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें लगातार किसानों की फसलों की तबाही की सामने आ रही है वो वाकई किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। ऐसे में सरकार किसानों के लिए क्या कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो ये ओलावृष्टि हो रही है और बेमौसमी और बोली की कुदरत की मार जो किसानों को झेलनी पड़ रही है, वहीं बागवानों को भी यही कहना है कि इस बार जो उनकी जो फसल है सेब की जो उत्पादकता है वो बहुत प्रभावित हुई है। तो ऐसे में लगातार सरकार से मांग की जा रही है और पिछले दिनों जो सेब उत्पादक संघ थे उन्होंने एक बड़ी बैठक भी की थी। और अभी अगर जो सरकार है, सरकार कह रही है कि वो इस पूरी स्थिति का जो है जो जायजा लेगी कि किस तरह का जो नुकसान है वो सरकार का हुआ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अलग अलग उपायुक्तों को जिलों में निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको फील्ड में भेजे, फील्ड में जाके नुकसान का मुआवजा वो लोग लें
उसके बाद जो है जब रिपोर्ट सरकार को जाएगी उसके बाद जो है सरकार इसमें देखेगी किस तरह का मुआवजा और कितना मुआवजा लोगों को देना है। हालांकि किसान बार बार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पूरी फसल थी 3 बार जो है 15 दिनों में ओलावृष्टि ये तीसरी बार हो गई है। इन जो 7 लत्ती शिमला की जो पंचायतें हैं उनका कहना है कि 3 बार जो है उनकी फसल तबाह हो गई है और ये जो ओलावृष्टि है वो उन पर पूरा साल का संकट लेकर आई है। तो ऐसे में सरकार को समझना चाहिए और ये जो मुआवजा केवल नाम मात्र का जो सरकार दे रही है उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसे में अब सरकार जो है अपने फील्ड अधिकारियों को जो है वो निर्देश दिए हैं कि आप जाकर देखें और उसके बाद जो सरकार को रिपोर्ट जाएगी उसमें पता लगेगा कि अब जो है कितनी राहत जो है सरकार वो किसानों को दे पाती है। जी टीना जी, जिस तरीके से ओलावृष्टि का येलो अलर्ट आपने बताया कि बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और किसानों की अभी फसलें हालांकि पूरे तरीके से तबाह हो गई है, लेकिन क्या अभी सरकार की ओर से या किसानों की ओर से कुछ ऐसा इंतजाम किया गया है अगर आने वाले समय में बारिश हो तब किसानों की फसलें कुछ बच पाए? जी देखिए अभी तो ऐसा नहीं है क्योंकि जो ओलावृष्टि से बचाने के लिए एक जो जाली आती है वो भी जो पेड़ है वहाँ पे यूज होती है, लेकिन अभी तक जो 7 लत्ती पंचायतें क्योंकि उसमें भी काफी फॉर्मेलिटीज होती हैं अगर वो आपको लगानी है, तो ऐसे में किसानों ने वो कोई बड़ा उपाय ऐसा नहीं किया है। बहुत बड़े लेवल पे हिमाचल में ऐसे किसान नहीं है, तो ये जो छोटे छोटे जो किसान है बागवान है ये अपना जो लेवल पे जो खेती करते हैं ये आमदनी का एक साधन उनका होता है। बेमौसमी सब्जियां इस टाइम लगाई जाती हैं, तमाम तरह के जैसे गोभी है, शिमला मिर्च है, प्रासबीन है और ये जो फसलें हैं ये पूरी तरह तबाह हो गई है। तो ऐसे में जो किसान है वो परेशान है क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कुछ फसलें लगाई थी और जो है वो बर्बाद हो गई हैं। ओलों से फसलों को भारी नुकसान हुआ है और जो फसल है भारी जो आर्थिक नुकसान है वो किसान कह रहे हैं कि हमें हुआ है। तो ऐसे में अब सरकार क्या मुआवजा देती है, क्या इंतजाम करती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो किसानों के पास ऐसा कोई बड़ा इंतजाम नहीं है कि वो आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह का कोई ये ओले बरसते हैं तो वो कुछ जो अपनी फसलों का जो सुरक्षा है वो कर पाए। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मंदिरों में मर्यादा बनाए रखने की चर्चा जोरों पर है। इसी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि 80% बदन ढका हुआ होना चाहिए और तभी मंदिर में दर्शन करने की अनुमति महिलाओं को दी जाएगी। इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। महंत रविंद्रपुरी के इस बयान के बाद सियासत भले ही तेज हो गई हो, लेकिन सियासी दलों के प्रतिनिधि जरूर इस बात का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं कि कम से कम सनातन धर्म में जो मर्यादा अपनाने की बात कही जाती है और उसका जो उल्लंघन हो रहा है उसका पालन होना चाहिए। महंत रविंद्रपुरी की माने तो जिस तरह से महिलाएं इन दिनों छोटे कपड़ों को पहनकर मंदिरों में आ रहे हैं उस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। रविंद्रपुरी ने कहा कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी यह व्यवस्था लागू हो चुकी है कि कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश वर्जित होगा। क्योंकि ये नियम विरुद्ध होता है इसलिए यहाँ पर भी कई नियम का पालन होना जरूरी है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने भी ये कहा कि धामों की अपनी एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन होना जरूरी है। प्रतिबंध किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य क्या कहना है? भारत के अनेकों मंदिरों में ये परंपरा रही है और आज भी दक्षिण भारत से लेकर के मध्य भारत, महाराष्ट्र आदि राज्य में अभी पिछले दिनों ये हुआ है। आजकल जो समाज में एक प्रचलन चल रहा है उस पर सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। तो उसके लिए हमने एक पहल की है और लोगों से अपील किया है कि जो भी गार्जियन या उनके माता पिता या परिवार के लोग साथ में आते हैं उनको समझाएं। युवावस्था के बच्चे जो हैं वो जल्दी हर प्रकार की बुराई की तरफ आकर्षित होते हैं, तो इस पर अंकुश लगना आवश्यक है और उनको ये सुझाव दिया गया है। पहले भी कई बार इस बात को हमने कहा, लेकिन थोड़ा मीडिया, क्योंकि आज के संसाधनों में सबसे अच्छा साधन है जनता से अपील करने का, तो आप हमारा कांवड़ मेला आ रहा है अभी हरिद्वार में, तो उसको देखते हुए ये एक अपील जारी की गई है। क्योंकि मंदिर में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, वहाँ जो साधु या ब्राह्मण पुजारी रहते हैं उनके साथ कोई इस प्रकार की स्थिति ना आए। कई बार बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है,
तो उसके लिए हमने एक अपील किया है कि जो कम से कम युवावस्था की महिलाएं कन्याएं हैं वो 80% अपना शरीर उनका ढका रहना चाहिए। इस प्रकार के वस्त्रों का प्रदर्शन नहीं हो जिससे समाज में कोई गलत संदेश जाए। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज के लोगों को, महिलाओं को, हमारे बेटों को ये पता होना चाहिए कि हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है। यदि हम उसी हिसाब से परिधान पहने तब तो हम मैच्योर समाज कहलाएंगे। आप डिस्को में, आप पब में, आप पार्टीज में, आप शादियों में, आप शॉपिंग में कुछ भी पहने, किसी को कोई लेना देना नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन जब आप हमारे धार्मिक स्थलों पर जाएं तो किसी की भावनाएं आहत ना हो। हमारे पूजनीय देवी देवता, आराध्य देवी देवताओं के सामने जब आप जाएं तो पूरे सम्मान के साथ जाएं और उसी परिधान में जाएं जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति सभ्यता है। तभी मुझे लगता है कि दूसरे देश भी आपका अनुकरण और अनुसरण करेंगे। जो कहा गया है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमने अपने धर्म को पहले सम्मान देना है, तभी दूसरे भी उससे सम्मान देंगे। कि आप जानते हैं कि इस वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में धामों के कपाट खुल चुके थे और जिस प्रकार से इस वर्ष लगातार मौसम प्रतिकूल रहा, धामों में लगातार वर्षा होती रही, बर्फबारी होती रही। खास करके हम केदारनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर पैदल मार्ग पे भी काफ़ी बर्फबारी रही है, ग्लेशियर भी टूटने की घटनाएं वहाँ पर हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। श्रद्धालु तीर्थयात्री बड़े उत्साह के साथ में धामों में पहुँच रहे हैं और अभी तक जो लगभग बद्रीनाथ और केदारनाथ की हम बात करें तो लगभग 13 लाख के आसपास यात्री श्रद्धालु वहाँ दोनों धामों में पहुँच चुके हैं और पूरे प्रदेश में 4 धाम की बात करें तो 20 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक यात्रा पर पहुँच चुके हैं। और हमें अनुमान है कि जिस प्रकार से जो ट्रेंड चल रहा है श्रद्धालुओं की संख्या का, ये ट्रेंड एक नया रिकॉर्ड इस वर्ष कायम करेगा। और प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री प्रदेश में आ रहे हैं उनके सुगम और सरल दर्शन हो सके, उनकी यात्रा सुखद हो सके, सुखद अनुभव लेकर के वो यहाँ से जाएं, ऐसा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी द्वारा कि अब मंदिरों में मर्यादा में रहकर ही महिलाएं जो है वो प्रवेश कर पाएंगी। बिल्कुल उसका देखिए, साधु संतों की तरफ से हिंदू धर्म की अगर बात की है तो लगातार इस तरह के बयान पहले भी हम लोगों ने सुने हैं कि जो मंदिरों में जो युवा अवस्था के जो बच्चे यहाँ पर जाते हैं, जो लड़कियां जाती हैं, उनके जो शरीर है वो कम से कम ढका होना चाहिए। क्योंकि जो लगातार जिस प्रकार से घटनाएं खासकर मंदिरों के अंदर जो घटती हैं उससे कहीं ना कहीं रोक लगे और जो हिंदू धर्म के अनुसार जो यहाँ पर मान्यता है और जो देवी देवताओं का कहीं ना कहीं अनुसरण किया जाना चाहिए और जो यहाँ पर वस्त्रों को लेकर के राजनीति लगातार जो होती आई है लंबे समय से और जो बातें उठती आई हैं उससे कहीं ना कहीं विराम लगे। और इस बार भी यहाँ पर जो महानिर्वाणी अखाड़े के जो सचिव है महेंद्र रविंद्रपुरी, उनकी तरफ से भी कहा गया है क्योंकि लगातार लंबे समय से यहाँ पर ये बातें सामने आ रही है और कई घटनाएं ऐसी घट जाती है जिससे कहीं ना कहीं समाज से जो लेना देना होता है उस पर दिक्कतें होती है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो युवा वर्ग की जो लड़कियां, जो बच्चे आती हैं मंदिरों में, वो करीब 80% उनका शरीर ढका होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं संदेश जा सके। और क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो सभ्यता है उसका अनुसरण कहीं ना कहीं विदेशों में लगातार करने की बात की जाती है। तो एक संदेश जो कम कपड़े पहन के जो युवा वर्ग की जो बच्चे आती हैं, जो बच्चे आते हैं, उन पर कहीं ना कहीं वो आगे न जाए, गलत संदेश न जाए और हिंदुस्तान की जो मान मर्यादा है वो बनाए रहे, उसको लेकर के यहाँ पर ये बयान सामने आया है। और सबसे बड़ी बात, इस बयान का कहीं ना कहीं समर्थन भी यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आई है क्योंकि लगातार जिस चीजें यहाँ पर सामने आती है उस पर लगातार राजनीति होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बयान पे राजनीति नहीं हुई है, समर्थन हुआ है भाजपा कांग्रेस के यहाँ पर जो प्रतिनिधि उनकी तरफ से। और इस बयान को अगर कहा जाए सकारात्मक रूप से हम सबको लेना चाहिए और कहीं ना कहीं संदेश देना चाहिए कि मंदिरों में जो मान मर्यादा है उसको बनाई जा सके, उसको लेकर के यहाँ पर बयान आया है। और अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो बदलाव है उसको कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
छत्तीसगढ़ शासन आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। एक अनूठी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फलदार पौधे का वृक्षारोपण आत्मानंद स्कूलों में कराने का निर्णय लिया गया है। स्वामी आत्मानंद महान व्यक्ति थे जो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय समाज सुधारक रहे हैं। उन्हें समर्पित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्रमबद्ध और आधुनिक शिक्षा के तौर तरीकों को लागू करते हुए आत्मानंद स्कूलों की स्थापना 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से शुरू की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के आत्मानंद स्कूलों में फलदार पौधे का वृक्षारोपण का शुभारंभ किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदेश के 337 आत्मानंद स्कूलों में ग्राफ्टेड और साधारण आम, जामुन, अमरूद, नींबू, कटहल, बेल, आंवला, करौंद, बादाम, अनार तमाम प्रजातियों के लगभग 11,070 पौधे का रोपण किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, जिस तरीके से आत्मानंद स्कूलों में आज पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 जून को मतलब आज विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और एक वन विभाग के द्वारा ये एक अनूठी पहल की है और साथ ही साथ पर्यावरण विभाग और वन विभाग के संयुक्त टीम मिलाकर के ये कार्य करने जा रही है। खास बात यह है कि जो पेड़ लगाने की जो प्रथा है पहले भी रहा है, वन विभाग लंबे समय से ये कार्यक्रम करते आ रहा है। पर्यावरण विभाग द्वारा आज क्योंकि पर्यावरण दिवस है, इस उपलक्ष्य में आज पेड़ लगाने के लिए जितने तमाम जो स्कूल है, खासतौर से आत्मानंद स्कूल, उसको प्रोत्साहित किया है और ऐसे स्कूलों को एक कॉम्पिटिटर के तौर पे भी देखा जा रहा है और इसको कॉम्पिटिशन भी रखा गया है कि फलदार वृक्ष जिससे ज्यादा उपयोगी रहेंगे और जो सबसे ज्यादा लगाएगा और सबसे ज्यादा जीवन पर्यंत तक रहेगा, ऐसे वृक्षों का संवर्धन करना है। उसके बाद फिर उनको इनाम की घोषणा भी की जाएगी। लगभग कल से प्रारंभ है क्योंकि पेड़ लगाने की जो प्रथा है, कल से ही पेड़ लगाते हुए सेल्फी लेकर के भेजने की जो कार्यक्रम था वो पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया था। उसमें आत्मानंद के और यहाँ तक के जो प्राइवेट स्कूल है उसको भी प्रोत्साहित करते हुए इनाम की घोषणा भी की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य के रूप में अगर देखा जाए तो पेड़ों को संवर्धन और विकास के लिए यहाँ वनों को आच्छादित करने के लिए एक नया प्रयास भी किया गया है और फलदार वृक्ष लगाने से यही लाभ होगा कि आसपास के जो वातावरण है उसको खुशनुमा किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें सहभागी और एक के तौर पे आत्मानंद स्कूल को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। आज स्कूलों में ये पौधारोपण किया जाएगा, क्या बच्चे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे पौधारोपण के दौरान? क्योंकि बच्चों को शिक्षा पौधारोपण को लेकर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आज की अगर शिक्षा की बात की जाए तो पर्यावरण को लेकर के आज खासा व्यवस्था भी किया गया है और बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए ही ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोहम्मद अकबर जो मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन एवं वन मंत्री, वो भी साथ ही साथ रहेंगे। इसके अलावा जो मुख्य सचिव है वो इस कार्यक्रम में उपलब्ध रहेंगे। तो निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं उनको खासा उत्साह भी वर्धन करेंगे और उनको मोटिवेट भी करेंगे कि आखिर वन को किस तरीके से बचाया जा सकता है और वनों से हमको किस तरीके से लाभ मिलता है। इसके ऊपर निबंध का भी प्रयोजन किया गया है ताकि बचपना में ही जो स्कूली छात्र हैं वो सीख जाए और निबंध के जरिए आसपास के लोगों को और अपने परिवारजन और जो शिक्षा है मूल उद्देश्य है उसको किस तरीके से समर्थन किया जा सकता है और वनों को किस तरीके से विकास और उनको बचाया जा सकता है, इसके ऊपर खासा फोकस किया गया है। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।